बच्चों, आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ से। मैग्नेटिक फील्ड दो लॉज को यूज़ करके कैलकुलेट की जा सकती है, बायो-सेवर्ट्स लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ हर केस में एप्लीकेबल है, जबकि एम्पियर सर्किटल लॉ सिमेट्रिकल सिचुएशंस में एप्लीकेबल है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी दो लॉज को यूज़ करके कैलकुलेट की जा सकती है। कूलम्स लॉ का यूज़ करके हम फोर्स पर यूनिट चार्ज इस फॉर्मूले की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सभी सिचुएशंस तो चलो अब इसका मतलब समझते हैं। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कंसीडर करते हैं जो आई करंट कैरी कर रहा है, ठीक। और हमको कहा गया कि इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, और यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो। तो एम्पिरियन लॉ जो है, एम्पियर सर्किटल लॉ है, वो कहता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एन एम्पिरियन कर्व इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड बाय दैट कर्व। तो सबसे पहले ये जो एम्पिरियन कर्व हम टर्म यूज कर रहे हैं, ये क्या है बच्चों? ये एक क्लोज्ड कर्व है जिसकी शेप सर्कल हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है। ये एक 2 डायमेंशनल कर्व है। जैसे इस केस में हमने एक सर्कुलर लूप कंसीडर किया, और इस कर्व की खासियत क्या है कि इसे
उस पॉइंट से पास होना चाहिए जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक उसी तरह जैसे गॉसियन सरफेस को उस पॉइंट से पास होना चाहिए था जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी। तो एक बार हमने वो कर्व डिसाइड कर लिया, वो लूप या क्लोज्ड कर्व डिसाइड कर लिया जो उस पॉइंट से पास होता था, उसको हम कहेंगे एम्पीरियन कर्व। और उसके बाद हम उस पर मूव करने की अपनी डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। जैसे मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज इस लूप पर चलूं तो मैं अपने चलने की डायरेक्शन इस पर इस तरीके से डिसाइड कर दूंगी। और ये क्या डिसाइड करेगा बच्चों? हम लोग सबसे पहले स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। देखो इस स्टेटमेंट को यूज़ करके तुमको क्या क्या चीज़ें चाहिए जिससे तुम फील्ड निकाल सको। तुमको B.dl चाहिए, यानी तुम्हें वेक्टर B की डायरेक्शन और वेक्टर dl की डायरेक्शन चाहिए। करंट चाहिए जो उस कर्व के अंदर इनक्लोज हो रही हो। तो ये जो dl की डायरेक्शन है, कर्व पर किस डायरेक्शन में हम चलेंगे ये इस dl की डायरेक्शन डिसाइड करता है। अगर हम कर्व पर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हमारे लिए ये जो dl है इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मैंने क्या डिसाइड कर दिया बेटा? dl वेक्टर। ठीक, अब B.dl हमको पता है कि ये जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है या स्ट्रेट वायर जिसमें करंट फ्लो कर रही हो, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फील्ड लाइंस बनती हैं। तो हम कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फील्ड लाइंस का एक फील्ड लाइन बनाकर देखते हैं कि B की डायरेक्शन क्या है। तो अगर तुमको ध्यान हो तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फील्ड लाइंस होंगी। तो इस पॉइंट P पर जहाँ फील्ड निकालनी है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस पॉइंट पर बिल्कुल वैसी होगी जैसी कि हम चलते समय एम्पीरियन कर्व पर चलते समय dl की डायरेक्शन फिक्स कर रहे हैं, वैसी ही मैग्नेटिक फील्ड B की डायरेक्शन हो जाएगी इस पॉइंट P पर। और B की डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करते हैं बेटा? बच्चों हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते थे? हम लोग अपने राइट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करते थे कि थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में हो जाए। और उसके बाद इस वायर को, ये वायर का ये एरो करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस वायर को कवर करने के लिए हम अपनी फिंगर्स को मोड़ते थे। जिस डायरेक्शन में हम अपनी फिंगर्स को मोड़ेंगे वो ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि सर्कुलर क्लोज्ड सर्कल्स थी उनकी डायरेक्शन हो जाएगी। जैसे यहाँ पर अगर करंट ऊपर की ओर है तो मैं थंब को ऊपर रखते हुए फिंगर्स को इस वायर को कवर करने की कोशिश करूं तो हमें अपनी फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज यूं कवर करना पड़ रहा है। ठीक, तो इसीलिए हमारी जो फील्ड लाइंस हैं वो देखो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर B ब्लू लाइन से दिखाई गई हैं। तो हम चल रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, तो हमने dl की डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज ली है और हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी एंटी क्लॉकवाइज ही डायरेक्टेड है। तो P पॉइंट पर dl और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो अब हम लोग इंटीग्रल B.dl में B और dl की बीच का एंगल cos 0 रख सकते हैं। तो चलो अब हम लोग एम्पियर्स लॉ का यूज़ करके स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रल b डॉट dl को हम लोग अब आराम से लिख सकते हैं bdl, क्योंकि b वेक्टर और dl वेक्टर के बीच का एंगल 0 है, इज इक्वल टू म्यू नॉट, और क्योंकि यहाँ पर एक वायर की करंट ही इनक्लोज्ड है तो जो करंट है वही लिख दी। अब b इस सर्कल का जो ये एम्पीरियन कर्व है, ये जो पिंक कलर की लाइन है बेटा, ये है एम्पीरियन कर्व। ठीक है, तो एम्पीरियन लूप का हर पॉइंट इस वायर से सेम डिस्टेंस r पर है, विच इज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हम b को इस वायर की वजह से इस एम्पीरियन लूप पर हर पॉइंट पर कांस्टेंट ले सकते हैं। तो b को इंटीग्रेशन से बाहर किया, आपको मिल गया bdl इज इक्वल टू म्यू नॉट I एनक्लोज्ड। इंटीग्रल dl का मतलब हुआ ये है होल circumference of एम्पीरियन लूप। ये बात समझ आ रही है बेटा? ये इंटीग्रल dl क्या कह रहा है कि इस एम्पीरियन लूप की पूरी सरकमफरेंस की वैल्यू, तो वो क्या है b, और ये r रेडियस का सर्कल है, एम्पीरियन कर्व भी, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर हमने कंसीडर की वो बिल्कुल उसी के ऊपर ओवरलैप करती हुई है। तो ये हो गया b 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट I। तो b की वैल्यू हो गई बेटा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। तो हमने एम्पियर्स लॉ का यूज़ करके इनफाइनाइटली लॉन्ग मैग्नेटिक करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर ली, जो हमने बायो-सेवर्ट्स लॉ का यूज़ करके भी की थी, पर ये सिंपल थी और छोटी मेथड था। ये चीज़ों को, एम्पियर्स लॉ चीज़ों को, सॉल्यूशन को सिंप्लीफाई कर देता है, लेकिन ये सिर्फ सिमेट्रिकल सिचुएशन में ही एप्लीकेबल है। तो अब हम लोग इस डेरिवेशन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे बोर्ड के लिए, ठीक, और उसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के लिए, जो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड विच इज ऑफ वेरी लॉन्ग लेंथ। तो बच्चों ये है हमारी सोलेनॉइड। अगर इसमें ये इंसुलेटेड वायर्स हैं, कॉपर वायर्स हैं, और अगर इसकी लेंथ इसके डायामीटर से बहुत ज़्यादा हो तो हम इसको लॉन्ग सोलेनॉइड, इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड कहते हैं। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब ये नहीं है कि वो इतनी लंबी है कि उसके दोनों एंड्स दिख नहीं रहे हैं। इनफाइनाइटली लॉन्ग आइडियल सोलेनॉइड का मतलब है कि उसकी लेंथ उसके डायामीटर से बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली, ठीक। तो अब इसमें करंट फ्लो कर रही है और हमको इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसकी एक्सिस पर पता करनी है। तो इसके लिए हम एक मॉडल का यूज़ करेंगे। ये सोलेनॉइड का मॉडल है और ये कॉपर वायर समझ लो। तो अगर करंट इस तरीके से फ्लो कर रही है कि वो तुम्हें अपनी ओर आती हुई दिख रही है, ठीक। अब इसको अगर हम बीच से काट दें, ट्रांसवर्स सेक्शन कर दें, तो हमको वो कैसा दिखेगा? तो सोलेनॉइड का ट्रांसवर्स सेक्शन इस तरह से दिखाई पड़ेगा, और जो करंट ऊपर वाले ब्रांचेस में है देखो, वो बाहर आती हुई नज़र आएगी, और जो करंट यहाँ से एंटर करती है वो हमको भीतर जाती हुई दिखाई देगी। तो ये एक सोलेनॉइड मॉडल का ट्रांसवर्स सेक्शन है। और ये क्यों बताया गया तुमको? क्योंकि हमको ये सिचुएशन 2 डायमेंशनल पेपर पर
बनानी है और उसी का यूज़ करके फॉर्मूला डिराइव करना है। तो बच्चों, ये है हमारा वो 3 डायमेंशनल फिगर। तुम्हें इमेजिन करने में आसानी हो इसके लिए मैंने तुमको 3 डायमेंशन में तुमको मॉडल के थ्रू समझाया कि ये हमारे सोलेनॉइड का ट्रांसवर्स सेक्शन है। इसमें ऊपर वाले वायर से करंट बाहर आ रही है और ये नीचे वाले वायर के पीसेस से करंट अंदर जा रही है। इस सोलेनॉइड के सर्कमफरेंस का डायामीटर d है और अब हम लोग इस पर एम्पियर्स लॉ यूज़ करेंगे इसकी मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर इनसाइड द सोलेनॉइड पता करने के लिए। तो हम एक एम्पिरियन कर्व इमेजिन करेंगे और इस केस में वो एम्पिरियन कर्व इस तरह से होगा। एक रेक्टेंगल या एक स्क्वायर ले सकते हैं जो कुछ वायर्स को अपने अंदर इनक्लोज करता हो और फिर हम इस पर चलने की डायरेक्शन अपने मन से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने डिसाइड किया कि हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो पहला स्टेप होता है एम्पियर्स लॉ के यूज़ का एम्पिरियन कर्व इमेजिन करना। दूसरा स्टेप होता है उस पर चलने की डायरेक्शन डिसाइड करना। तीसरा स्टेप होता है फॉर्मूला लिखकर ये देखना कि हमको अब और किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो हमारा फॉर्मूला है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। तो एक बार हमने एम्पिरियन कर्व डिसाइड कर ली तो याद करो पिछले केस में हमने क्या किया था। हमने करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है वो रिकॉल किया था। अब यहाँ पर हम सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है वो रिकॉल करते हैं और साइड में मैं तुम्हें सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड बना के दिखाती हूँ। बच्चों, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये हमारा सोलेनॉइड है और ये उसके वायर्स हैं, इंसुलेटेड होते हैं ये वायर्स, ठीक है, और इनसे करंट फ्लो करती है। इस तरीके से करंट फ्लो कर रही है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं बेटा वो एक्सिस पर सेंटर ऑफ द एक्सिस पर, मतलब एक्सिस के अलोंग, अगर ये आप इस तरफ से देखो इस साइड से तो आपको ये करंट इस तरीके से क्लॉकवाइज जाती दिखाई देगी। क्लॉकवाइज का मतलब होगा ये साउथ पोल है और ऑब्वियसली फिर ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो साउथ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर जाती हैं और नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं। जैसे जैसे हम इस एज के नज़दीक आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इस तरीके का बड़ा इलिप्टिकल शेप लेती जाती हैं, ठीक है, और सेंटर पर ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इसकी लेंथ बढ़ाते जाएंगे और डायामीटर कम करते जाएंगे, यानी ये सोलेनॉइड आइडियल सोलेनॉइड के नज़दीक होती जाएगी, वैसे वैसे इसके बाहर की फील्ड रिड्यूस होती जाती है और आइडियल सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बेटा 0 होती है और इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पूरी सोलेनॉइड में पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड होती हैं। इस तरीके से ये फील्ड किसकी है, ये है प्रैक्टिकल सोलेनॉइड और ये फील्ड है आइडियल सोलेनॉइड की। आइडियल सोलेनॉइड कौन है, जिसकी लेंथ उसके डायामीटर से बहुत बड़ी हो। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर 0 और अंदर यूनिफॉर्म, ठीक। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की इसी कैरेक्टरिस्टिक को अपनी आइडियल सोलेनॉइड में अप्लाई करते हैं। हमारे डीएल का डायरेक्शन ये है
और जो लाइंस ऑफ फोर्सेस आइडियल सोलेनॉइड की हैं वो अभी हमने देखी कि वो पैरेलल टू एक्सिस एंड पैरेलल टू ईच अदर होंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जिस पॉइंट पर हम कंसीडर करें उस पॉइंट पर dl और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हैं। इसके अलावा हमें और क्या पता है कि dl की डायरेक्शन इस पॉइंट पर तो इधर है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ज़ीरो है। और हमको क्या पता है, देखो dl की डायरेक्शन इस एम्पिरियन कर्व के इस पार्ट में इधर है, लेकिन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बता रही हैं कि ये 90 डिग्री पर है, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक, तो देखो अब एम्पियर्स लॉ को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले एम्पियर्स लॉ को हम उतने पार्ट्स में लिखेंगे जितने पार्ट्स एम्पिरियन कर्व के हैं। इस एम्पिरियन कर्व के 1, 2, 3 और 4 पार्ट्स हैं। तो हम इस लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन को लिखेंगे B.dl फॉर पार्ट नंबर 1 प्लस B.dl फॉर पार्ट नंबर 2 प्लस B.dl फॉर पार्ट नंबर 3 प्लस B.dl फॉर पार्ट नंबर 4। ठीक, और ये इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई एन क्लोज्ड। अब पार्ट नंबर 1 के लिए अगर हम देखें तो B और dl एक ही डायरेक्शन में है, और अगर इस एम्पिरियन कर्व की इस लेंथ को हम L ले लें, ये जो लेंथ है इसको L ले लेते हैं, तो B.dl फर्स्ट पार्ट के लिए हो जाएगा इंटीग्रल B.dl, क्योंकि ये पैरेलल टू ईच अदर है। देखो यहाँ पर, तो फर्स्ट पार्ट के लिए B.dl B.dl हो गया, लेकिन सेकंड पार्ट के लिए B.dl B.dl cos 90 0, थर्ड पार्ट के लिए B.dl B ही ज़ीरो है तो B.dl भी ज़ीरो हो गया, और फोर्थ पार्ट के लिए भी B.dl ज़ीरो हो गया क्योंकि B.dl cos 90 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमको इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन का कोई कंट्रीब्यूशन मैग्नेटिक फील्ड में नहीं मिलेगा, सिर्फ फर्स्ट पार्ट का कंट्रीब्यूशन मिलेगा और वो इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड हो जाएगा। तो B इस पूरी लाइन पर यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि आइडियल सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर यूनिफॉर्म होती है, ये उसका नेचर है। तो हम इंटीग्रेशन से B को बाहर कर सकते हैं। तो इंटीग्रल dl का मतलब क्या? इंटीग्रल dl का मतलब एम्पिरियन कर्व के इस पूरे पार्ट की लेंथ जो कि L है। तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे BL इज इक्वल टू म्यू नॉट, और अब आई एनक्लोज्ड कैलकुलेट करने का टाइम आ गया। आई एनक्लोज्ड कैलकुलेट करने के लिए हम कहेंगे कि अगर सोलेनॉइड की लेंथ solenoid's length is L or number of turns are capital N, तो number of turns per unit length हो जाएगा N upon capital L। अगर यूनिट लेंथ की नंबर ऑफ टर्न्स N upon L है यानी स्मॉल n है, तो L लेंथ का number of turns in L length
कितने हो जाएंगे बेटा? सिंपली n इंटू एल। ठीक है, अब n इंटू एल ये नंबर ऑफ टर्न्स है और हर टर्न से कितनी करंट फ्लो हो रही है? हर टर्न से I करंट फ्लो हो रही है। हर टर्न से I करंट फ्लो हो रही है। और कितने नंबर ऑफ टर्न्स है L लेंथ में? n इंटू एल। अगर हम सिर्फ L लेंथ कंसीडर करें तो L लेंथ में n इंटू एल टर्न्स है, तो n इंटू एल टर्न्स और हर टर्न में I करंट। तो कितनी करंट एनक्लोज हो रही है? टोटल n एल I करंट एनक्लोज हो रही है। बस मैग्नेटिक फील्ड मिल गई, L कैंसिल हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग आइडियल सोलेनॉइड आ गई। B इज म्यू नॉट n I and it depends upon current medium। अंदर जो मीडियम है ना जिसमें ये फील्ड इस्टेब्लिश हो रही है, उस मीडियम पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगी और करंट पर डिपेंड करेगी। यानी अगर इसके अंदर हम एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दें तो ये मीडियम इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, क्योंकि म्यू नॉट बढ़ जाएगा। म्यू नॉट तो फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी है। अगर हम यहाँ सॉफ्ट आयरन कोर रख देंगे, उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू नॉट से काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है बोर्ड के लिए, तो हम इसको भी मार्क करेंगे वेरी इम्पॉर्टेंट। और अब आप वीडियो पॉज करके इसको ढंग से डायग्राम के साथ कॉपी करेंगे, क्योंकि डायग्राम ही आपको फुल मार्क्स दिलाएगा अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो। और ये प्रैक्टिकल सोलेनॉइड और आइडियल सोलेनॉइड के बीच फील्ड का डिफरेंस।